हाय हेलो नमस्कार। आज का मूवी है पेले बर्थ ऑफ ए लेजेंड। ये कहानी शुरू होती है ब्राजील देश में। वहाँ पर एक छोटी सी सलाम है। यहाँ पर एक बच्चे को दिखाई जाती है जो जूते पॉलिश का काम करते हैं और जूते पॉलिश का काम करने के बाद वो गलियों में फुटबॉल खेला करती है। जिस तरह से एशियाई देशों में इंडिया में गली गली में क्रिकेट को खेली जाती है, उसी तरह ब्राजील में गली गली में फुटबॉल को खेली जाती है। वो लोग फुटबॉल के लिए जीते हैं। इन लोगों के लिए फुटबॉल ही सब कुछ है। ये जो बच्चा गलियों में फुटबॉल खेल रही होती है, इनमें से एक बच्चे का नाम डिको होता है। डिको का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम जोहुका है और ये सब फुटबॉल खेलते खेलते कीचड़ में लथपथ हो जाती है। और जब डिको अपने छोटे भाई के साथ में अपने घर आते हैं और वो अपनी मॉम को बताते हैं, जूते पॉलिश का काम करने के बाद जब मैं जोहुका के साथ वापस आ रहा था, इसका पैर फिसल गया और ये कीचड़ में गिर गया। लेकिन जोहुका सच बता देती है, फुटबॉल खेलने के दौरान हम पानी में गिर गए थे। और इस बात से उसका मॉम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसका बेटा फुटबॉल खेले। दरअसल डिको के पिता भी किसी जमाने में फुटबॉल खेला करते थे और वो एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे। और एक बार उनकी घुटने में चोट लगने की वजह से उसकी फुटबॉल करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए और अब वो सफाई का झाड़ू पोछे का काम करते हैं। और यह वक्त होता है साल 1950 का और इस साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। और जिस दिन ब्राजील का मैच होता है, उस दिन ब्राजील की सब लोग काम का छोड़ के रेडियो में फुटबॉल का मैच सुन रही होती है। लेकिन ब्राजील मैच हार जाता है और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। और ये सुनने की बात सबकी आंखों में आंसू होती है। छोटे से डिको वो भी छत के ऊपर से मैच सुन रही होती है और उसे भी बहुत दुख होती है। उसकी आंखों में भी आंसू होती है क्योंकि वो फुटबॉल से बहुत प्यार करती है। और जब डिको के पिता बाहर आता है, उनकी आंखों में भी आंसू होती है। डिको अपने डैड से वादा करते हैं, मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीत के लेके आऊंगा। उसके पिता उसको पास बुला के कहती है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो डिको, लेकिन तुम अपनी मॉम की बात सुनो, फुटबॉल से दूर रहो। क्योंकि उसके पिता की भी आज दिल टूट चुका है। अब एक दिन डिको की मॉम उनको अपने काम पर ले जाती है जहाँ पर वो सफाई कर रही होती है। डिको भी उनके हाथ बटा रही होती है। उनकी मॉम को कोई बुलाते हैं और वो चले जाते हैं। वही डिको अकेले में काम कर रही होती है। किचन में कुछ खाने का चीज होती है। वो अकेला है इसलिए वो एक पेस्टिस उठा के एक टुकड़ा खा लेती है क्योंकि उनकी जिंदगी में भूख है, गरीबी है, इन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं दिखा है, इसलिए वो ऐसा करता है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं। ये बच्चे सबकी सब फुटबॉल के बारे में बात कर रही होती है। दरअसल ये सब फुटबॉल खेला करती है। वो आपस में बातें कर रही होती है। एक फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है और ये गलियों के बच्चे के लिए है। जो उसमें अच्छा खेलेगा उसे सेंटर्स फुटबॉल क्लब में शामिल किया जाएगा। और ये सब बहुत एक्साइटेड होता है। हर कोई किसी बड़े प्लेयर का नाम ले रहा होता है, मैं उसकी तरह खेलूंगा, मैं इसकी तरह खेलूंगा। डिको भी कहती है, मैं पेले की तरह खेलूंगा। और वो सब बच्चा उस पर हंसने लगती है। अरे ये पेले कौन है बे? वो कहती है, वास्को डी गामा का गोलकीपर। दरअसल उसका नाम पेले नहीं बेले होता है, जो उसने गलत बोला होता है। वो बच्चा उन पर हंसता है और कहते हैं, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो बेले को पेले बुलाएगा? उनमें से एक लड़का कहती है, हम इसे पेले बुला सकते हैं। और एक बच्चा बॉल को किक मार के कहती है, इसे पकड़ के दिखाओ। और जिस पानी से वो पोछा लगा रहा होता है वो पानी गिर जाता है। और तभी वहाँ पर डिको की मॉम आ जाती है। वो उन सब बच्चों से माफी मांग रहा होता है और कहती है, मेरी बच्चों से गलती हो गई, मैं इसे कभी नहीं लाऊंगा। हालांकि डिको बोलना चाहती है गलती उनकी है, लेकिन उसकी मॉम उसे चुप करा देती है क्योंकि वो इधर काम करती है। और डिको वहाँ से जाने से पहले वो पोस्टर उठा लेती है जिसमें टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन होती है। और वो अपने सलाम के बच्चों को, अपने दोस्तों को ये कहता है, हम भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उसका छोटा भाई कहती है, अगर मॉम को पता चल गया तो वो गुस्सा करेगी। डिको बोलते हैं, तुम चुप करो। डिको कहती है, हम सब की सब टीम बना के उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। और वहाँ पर ये भी बच्चे होती है जिनकी घर में डिको की मॉम काम करती है, जिनके जरिए ये टूर्नामेंट के बारे में पता चल गया डिको को। अब यहाँ पर मैच शुरू होते हैं और इनकी टीम का नाम होता है शूलेस। और इनमें से एक लड़का अपने घर की बेडशीट को काट कर इन सब के लिए एक जैसी ड्रेस बनाती है और धीरे धीरे खेलते खेलते फाइनल में पहुंच जाते हैं। और फाइनल में दूसरी तरफ वही टीम वही बच्चे होती है जिन्होंने डिको का नाम पेले रखा है। डिको को इस नाम से बहुत चिढ़ होती है। इनके पास यहाँ पर शू भी नहीं होते, इसीलिए वो लोग कुछ मूंगफलियों की बोरी चुरा लेती है और उसको बेचने के बाद इनके पास कुछ पैसे आ जाती है और उन पैसों से ये सब अपने लिए कुछ पुराने शू खरीद लेते हैं। लेकिन इन सब के शू की साइज इनके नहीं होते। इन लोगों को शू पहन के खेलने की आदत नहीं होती, फिर भी वो लोग शू पहन के खेलने में उतर जाती है। इनकी मैच दूसरी टीम द किंग के साथ होती है। और जब इनकी टीम की अनाउंसमेंट होती है तब अनाउंसर ये बोलते हैं कि शूलेस की कैप्टन का नाम है पेले। इस बच्चे डिको को बहुत गुस्सा आता है, वो इस नाम से चिढ़ता है। और अब फाइनल मैच शुरू होता है और इस मैच के बीच में दूसरे टीम वाले कई बार डिको को पेले पेले करके चिढ़ाते हैं। और साथ ही डिको की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और गोल स्कोर हो जाती है 6-0, यानी कि डिको की टीम की स्कोर हो जाती है 0।
इसके बाद डिको अपनी शू उतार देती है क्योंकि उसे और उसकी टीम को शू पहन के खेलने की आदत नहीं होती, क्योंकि ये सलाम की बच्चे हैं, ये गलियों में खेलती है और वो भी बिना शू के। और डिको के साथ ही डिको की सारी टीम शू उतार देती है और मैच शुरू हो जाते हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और ये फाइनल मैच 6-6 से टाई होने से यानी कि बराबर होने से बच जाते हैं। डिको की टीम 5 गोल करते हैं और डिको ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। भले जीत द किंग की होती है, लेकिन खेल देखने वाले जितने भी दर्शक थे सब की सब डिको को पेले पेले करके चिल्ला रही होती है, क्योंकि उन सबको उसका नाम पहले पता होता है। इसका कारण यह होता है कि दूसरे टीम वालों ने इसका नाम पहले रजिस्टर करवाया था। अब डिको को इस नाम से चिढ़ नहीं होते क्योंकि चारों तरफ उसकी वाहवाही होती है और इस मैच को डिको की पिता भी देख रही होती है और उसे बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। अब तभी वो लोग आ जाती है जिनकी वो लोग मूंगफली चोरी की थी। वो इन सब बच्चों का पीछा करना शुरू कर देती है और वो सब बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में एक नदी पड़ते है, वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और नदी से पहले डिको और उनकी दोस्त एक मिट्टी की सुरंग के अंदर छुप जाते हैं। वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जिस सुरंग के अंदर ये लोग होता है वहाँ पर मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन डिको यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसकी दोस्त डिएगो वो बाहर नहीं निकल पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए डिको अपने आप को दोषी मानते हैं और वो कहती है अगर मैं शू खरीदने के लिए मैं नहीं कहता तो उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन उसकी मॉम उसको गले से लगा लेती है क्योंकि वो जानती है जिंदगी में जो कुछ भी होना है वो हो ही जाती है और उसमें किसी को सही या गलत ठहराना उचित नहीं होता। और डिको तो अभी सिर्फ बच्चा है। डिको अपने मॉम को गले लगा के कहती है मैं अब अच्छा बच्चा बनूंगा, मैं रोज स्कूल जाऊंगा। और इसके बाद डिको स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और वो अपने पिता के साथ सफाई का काम में जाते हैं। लेकिन उस हादसे के बाद डिको पूरी तरह से फुटबॉल खेलना बंद कर देती है। हालांकि उसके पिता चाहते हैं वो फुटबॉल खेले। डिको के घर के पीछे एक आम का पेड़ होता है और उसके पिता बताते हैं उसने आम से प्रैक्टिस करना कैसे सीखा, कच्चा आम शूट करने के लिए और पक्का बैलेंस रखने के लिए। उसके पिता बहुत कोशिश करते हैं कि वो खेलना शुरू करे क्योंकि उन्होंने उसकी खेल देखा था। हालांकि डिको शुरू में इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि बाद में वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। वो पके हुए और कच्चे आमों से अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब 9 साल का डिको 13 साल का हो जाता है और एक दिन वो बाप बेटे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी डिको की मम उन दोनों को देख लेती है। वो दोनों बाप बेटे बहुत खुश है फुटबॉल प्रैक्टिस करने में। उसके घर में फुटबॉल सेंटोस क्लब के एक आदमी का कार्ड होता है जो पहले से उसके घर में था, जो उसके हस्बैंड को दिया था सेंटोस क्लब से। डिको की मम उस आदमी को कॉल करके उस आदमी को अपने घर ले आती है और ये आदमी एक प्रोफेशनल सॉकर फुटबॉल क्लब से है। और अब डिको इनके साथ शहर में चले जाते हैं इस सेंटोस क्लब के लिए खेलने के लिए। डिको यहाँ पर खेलना शुरू कर देती है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होती। इस बात से डिको खुद भी परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि वो फुटबॉल नहीं खेल सकता और वो ये तय करता है वो घर वापस चला जाएगा। और जब वो रेलवे स्टेशन पर होता है ट्रेन के इंतजार में, तभी वहाँ पर डिब्रिटो आ जाता है। डिब्रिटो अपने जमाने में एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था और अब वो सेंटोस क्लब का एक हिस्सा है। वो उसे कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? डिको कहती है मैं जा रहा हूँ क्योंकि दूसरे लोगों की तरह मैं नहीं खेल सकता और अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मुझे फिर से टॉयलेट साफ करना पड़ेगा। डिब्रिटो कहती है तुम्हारे खेलने का तरीका बहुत पुराना है, ये एक बहुत अच्छा शानदार तरीका है। वो उसे बताता है कि गुलामी के दिनों में एक मार्शल आर्ट का उदय हुआ था, उसका नाम था जिंगा। उन ब्राजीलियन गुलामों ने अपने आप को बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। उन लोगों ने लड़ने के लिए कापेरा की बुनियाद मार्शल आर्ट जिंगा को सीखा। गुलामी के अंत के बाद वो लोग जंगल से बाहर आ गए। कापेरा की जिंगा को हर जगह गैर कानूनी घोषित कर दिया। उन दिनों जिंगा को प्रैक्टिस करने के लिए फुटबॉल ही सबसे अच्छा तरीका लगा, वो भी बिना गिरफ्तार हुए। इस समय जिंगा बहुत ही अच्छी फॉर्म में थी। ऐसे ही जिंगा को फुटबॉल में डाल दिया गया जिससे फुटबॉल बहुत शानदार हो गया। लेकिन जब 1950 में ब्राजील फुटबॉल हारा तब सब लोगों ने मान लिया फुटबॉल में जो जिंगा स्टाइल इस्तेमाल करते हैं ये सब उसकी वजह से हुआ। इसके बाद आप सब ने इसका बहिष्कार कर दिया और तुम्हारा खेलने की तरीका में आज भी वही तरीका है। इसीलिए तुम्हारी कोच चाहती है कि तुम इस तरीके से ना खेलो। वो उसे ये भी बताती है तुम्हारे अंदर में जो जिंगा स्टाइल है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा है। या तो तुम उसे बाहर निकालो और दिखाओ दुनिया को तुम क्या कर सकती हो, नहीं तो यहाँ पर कुछ ही पल में ट्रेन आ जाएगी, तुम उस पर बैठ कर जा सकती हो। ये कहकर डिब्रिटो वहाँ से चला जाता है, लेकिन डिको ट्रेन नहीं पकड़ता, वो फुटबॉल क्लब वापस आता है
और इस बार वो बिल्कुल अपने अंदाज से खेलती है और वो बहुत बेहतरीन तरीके से गोल करते हैं। उसकी गोल देखकर उसकी कोच भी हैरान हो जाते हैं और वो डिको को बुलाते हैं। डिको कहते हैं आई एम सॉरी सर। उसके कोच उसे कहती है ये दोबारा करो और इसके बाद वो कई सारे गोल्स करती है और डिको जो अभी यूथ टीम में भी नहीं थी उसे सीधा प्रो टीम में डाल दिया जाता है। अब 15 साल का डिको की वजह से सेंटोस क्लब कई सारे मैच कई सारे गोल्स करते हैं और डिको का नाम धीरे धीरे फैलते चला जाता है। और वक्त आता है साल 1958 का और इस साल वर्ल्ड कप है, लेकिन अभी डिको मात्र 16 साल का है, इसीलिए उसे टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब टीम की प्लेयर की अनाउंसमेंट होती है इसमें आखिरी नाम डिको का भी होती है। लेकिन ये सुनने के डिको उसकी पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वर्ल्ड कप में जाने से पहले उसकी पिता उसे कहती है ब्राजीलियंस की अब फुटबॉल से उम्मीदें खत्म होते जा रही है। पिछले वर्ल्ड कप भी हम हार गए, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर कभी नहीं था। जब मैं फुटबॉलर था तब मैं भी जिंगा स्टाइल में खेलना चाहता था, लेकिन जब मैं शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा मेरे अंदर शक पैदा हुआ। डबल माइंडेड होने की वजह से मुझे इंजरी हुई और मेरा फुटबॉल हमेशा के लिए छूट गया। लेकिन तुम कभी ऐसा मत करना, अपने आप पर भरोसा रखना। लोग चाहे कुछ भी कहे, तुम अपने भरोसे को कभी नहीं छोड़ना। डिको कहती है समझ गया डैड। उसकी डैड उसे एक जर्सी देती है जिसके पीछे पेले लिखा हुआ है। डिको कहती है ये नाम से तो वो अमीर लड़के मुझे चिढ़ाते हैं। उसकी पिता कहती है नहीं, जब तुम्हें जिंगा स्टाइल में खेलते हुए देखते हैं तब तुम्हें चिढ़ाने के लिए उस नाम से बुलाते हैं। इसके बाद डिको वहाँ से चले जाता है जहाँ पर ब्राजीलियन की पूरी इंटरनेशनल टीम होती है। यहाँ पर प्रैक्टिस मैच से पहले डिको की कोच उसे कहती है तुम जिंगा स्टाइल में नहीं खेलोगी। शायद ये सेंटोस क्लब में चलता होगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से ये फेल हो जाएगा। और वो इसीलिए ऐसा कहता है। 1950 में ब्राजील बुरी तरह से हारा था और अभी तक वो यादें इनकी दिल से नहीं निकली थी, इसीलिए कोई नहीं चाहता जिंगा स्टाइल फिर से फुटबॉल में आए। लेकिन जब प्रैक्टिस में शुरू होता है तो डिको जिंगा स्टाइल से खेलते हैं क्योंकि उसे उसके पिता की बात याद होती है। यहाँ पर उसे प्रैक्टिस के दौरान घुटने में चोट लगती है और अब कोई उम्मीद नहीं डिको इंटरनेशनल मैच खेल पाएगा। वो अपने मॉम को कॉल करते हैं। वो कहती है मेरी घुटने में चोट लगा है, डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं दोबारा खेल पाऊंगा कि नहीं। इस बात से उसकी मॉम को बहुत दुख होता है क्योंकि एक ऐसी ही इंजरी की वजह से उसके पिता की फुटबॉल करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज वो झाड़ू पोछा का काम करते हैं। डिको कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे पढ़ना चाहिए था। डिको की मॉम कहती है ऐसा मत सोचो, हम सब मिलकर ये डिसाइड किया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ है। वही डॉक्टर कहती है शायद डिको अगला सीजन खेल पाएगा, लेकिन डिको को रिप्लेस करने में बहुत देर हो चुका है, उसे अपने साथ ले जाना ही होगा। तभी रेडियो पर यह न्यूज आती है कि ब्राजील 1954 और 1950 का हार के बाद क्या ब्राजील इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में अपना जगह बना पाएगा। और इसके साथ में ये भी बताती है ब्राजील की प्लेयर पुराने तरीके से अपने आप को घायल कर रहा है। ये न्यूज डिको के बारे में होते हैं। इस बात से उसका कोच खफा होता है लेकिन उसे कुछ नहीं कहती। और अब वर्ल्ड कप शुरू होता है और डिको की डॉक्टर कहती है अब तुम अपने घुटने को बचा के रखना क्योंकि अगर तुम्हें घुटने पर चोट लगी तो शायद तुम इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेल ना पाओ। और डिको भी ऐसा ही करता है और धीरे धीरे ब्राजील मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। और सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होता है फ्रांस के साथ में। और फर्स्ट हाफ से पहले फ्रांस और ब्राजील एक एक गोल से बराबरी में चल रही होती है और हाफ टाइम की बाद इन्हें दोबारा से ये मैच शुरू करना होगा। और जब ये अपने रेस्ट रूम में होते हैं तो डिको जोश के पास में जाता है क्योंकि जोश उसे ये कहती है वो इंजरी हुई है और वो अभी नहीं खेलेगा। डिको कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं खेल सकता, अगर तुम्हारा पैर ठीक हो गए तो तुम वापस चले जाओ। वो कहता है मेरा पैर नहीं, मेरा दिमाग खराब हुआ है। वो कहता है मैं पूरी जिंदगी यूरोपियन बनना चाहता था लेकिन यहाँ आकर पता चला मैं यूरोपियन नहीं हूँ, मैं ब्राजीलियन हूँ। और वो डिको को बताते हैं याद है तुम्हें कुछ साल पहले जब तुम जिंगा स्टाइल से फुटबॉल खेल रहा था तब तुम सबको चौंका दिया था और आज हमें उसी गेम की जरूरत है। और इसीलिए जोश बाहर हो जाता और डिको को मौका मिलता है खेलने की। अब डिको के पास बॉल आता है। अब डिको उसी स्टाइल से यानी कि जिंगा स्टाइल से खेलना शुरू कर देती है। जिंगा स्टाइल में एक दूसरे को ज्यादा पास नहीं करते बल्कि बॉल को लेकर आगे बढ़ना होता है। और अब डिको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबको चकाता हुआ बॉल को लेकर आगे बढ़ता है और वो गोल कर देता है। और उसी गोल के साथ
पूरे स्टेडियम में शोर हो जाती है। 17 साल की डिको ने अपने ऊपर विश्वास रखी, ब्राजील के लिए गोल कर दिया और अब स्कोर हो जाता है 2-1, यानी कि ब्राजील अब 1 गोल से आगे होते हैं। और इसके बाद डिको एक के बाद एक 2 गोल कर देते हैं, यानी कि अब वो लगातार 3 गोल कर देती है। अब पूरे ब्राजील में खुशी का माहौल होता है और अब ब्राजील फाइनल में पहुंच चुकी है। ये सिर्फ डिको की वजह से हो चुकी है और अब ब्राजील का फाइनल में स्वीडन के साथ है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो स्वीडन की जो कोच होती है वो ब्राजील की खिलाड़ियों को मजाक उड़ाता है। वो कहती है ब्राजील की टीम अनुशासनहीन है, जो 1950 में हुआ था वो एक बार फिर से होगा। ब्राजील की कोच वहां से उठकर चले जाते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिको की पिता सुन के डिको को कॉल करती है। उसकी पिता उसे कहती है, ये सुनकर यहाँ हर कोई परेशान है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही 1950 में हुआ था। तुम अपने मन में कभी शक मत लाना। मैंने सुना एक लड़का तुम्हें पहले बुलाता है। डिको कहती है, हाँ, जो बुलाते हैं वो पागल है, छोड़ो। उसकी पिता कहती है, ये एक इशारा है, यही तुम्हारा समय है। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, तुम्हारी टीम की खिलाड़ियों में तुम्हें जोश भर देना होगा, जिससे वो खुद पर, ब्राजील पर, जिंगा पर भरोसा करे। वही डाइनिंग हॉल में सब खाना खा रही होती है। वहाँ पर डिको आते हैं एक बॉल लेके। उसकी गलियों में जो वो लोग खेलते हैं वही खेल डाइनिंग हॉल में वो खेलना शुरू कर देती है, लेकिन इसकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। और डिको खिड़की के पास जाके एक लाइट हाउस को दिखाते हैं और उन लोगों को कहती है बॉल को बिना बाउंस करके वहां तक लेके जाएंगे। सब कहती है, क्या मजाक कर रहे हैं, छोड़ो ना। तभी जोश कहती है, तुम यह अकेले में नहीं कर पाओगे। जोश उसकी साथ देने के लिए आती है और उसके बाद सब की सब खाने से उठकर बॉल को बिना गिराते हुए लाइट हाउस की तरफ लेके जाने लगती है। और ये लोग जब बॉल को खेलते हुए लेके जा रहे होते हैं तभी इनकी कोच भी देख लेती है। वो चुपचाप देखते ही रह जाती है। इसीलिए उसकी कोच सब प्लेयर के साथ में एक मीटिंग करते हैं। वो कहती है, कल फाइनल मैच है और मैं नहीं चाहता दुनिया हमें स्वीडन की तरह खेलते हुए देखे। हम हमारा असली खेल जिंगा, जो ब्राजील को एक अलग पहचान देती है। मुझे ये तो नहीं पता कल की मैच हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन कल हम उन्हें एक शानदार खेल दिखाएंगे। और अब 1958 का वर्ल्ड कप शुरू होता है और इसमें ये दिखाती है स्वीडन की प्लेयर चारों तरफ से पेले पर नजर रखा है। 3 प्लेयर तो उसे ही घेर कर रखे थे क्योंकि वो लोग नहीं चाहता पेले के पास बॉल जाए। और खेल शुरू होने के 4 मिनट के अंदर स्वीडन की प्लेयर 1 गोल कर देती है और इस गोल के साथ ब्राजील की टीम, पूरी ब्राजील शौक में डूब जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी गोल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। डिको फील्ड से ब्राजील की ऑडियंस पर नजर करते हैं। वो देखते हैं ब्राजील की ऑडियंस पूरी तरह से मायूस है, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद डिको सब प्लेयर को बीट करता हुआ लगातार आगे बढ़ता है। वो भी 1 गोल कर देती है और इसके साथ ब्राजील और स्वीडन की 1-1 स्कोर होते हैं। और कुछ ही मिनटों के बाद ब्राजील और 1 गोल कर देती है और इसके साथ ही स्वीडन 1 गोल पीछे हो जाती है। और स्वीडन की जितनी भी दर्शक होते हैं सबकी सब खामोश हो जाते हैं। और इसके बाद ब्राजील रुकता नहीं, एक के बाद एक पूरे 5 गोल कर देती है। हालांकि स्वीडन 2 गोल करता है और इसके साथ ब्राजील ने अपने पूरी इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। और इसके साथ पूरी ब्राजील की आंखों में आंसू होती है, लेकिन ये आंसू 1950 वाले नहीं है, ये खुशी की आंसू है। ये 17 साल का लड़का जिसे सब डिको नाम से जानते हैं, अब उसे पूरी दुनिया पेले नाम से जानती है। और कहा जाता है फुटबॉल की इतिहास में 1958 का ये मैच जो स्वीडन और ब्राजील के बीच में हुआ था, इसे कभी कोई नहीं भूल सकता। और इस मैच की जीत के साथ जिंगा स्टाइल पूरी दुनिया में छा गया। दुनिया से सीखना चाहती है, दुनिया से देखना चाहती है, क्योंकि अब सब उसकी मुरीद हो चुकी है। 1961 में ब्राजील की प्रेसिडेंट ये घोषणा करती है कि पहले हमारे राष्ट्रों की एक विरासत है। पहले 17 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड कप में गोल करने वाला, जीतने वाला सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बने। और इसके साथ 1962 की वर्ल्ड कप भी ब्राजील जीतता है और 1970 का भी। और इन सभी मैच में पेले का एक सबसे बड़ा योगदान था। और आज तक फुटबॉल की इतिहास में पेले ही एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीता है। और सबसे अधिक 1283 गोल्स का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। लेकिन एक रिकॉर्ड वो कभी नहीं तोड़ पाया। वो रिकॉर्ड था एक ही मैच में 5 गोल करने का। ये रिकॉर्ड पेले के पिता की नाम था, क्योंकि पेले के पिता भी एक फुटबॉलर थे और उन्होंने एक ही मैच में 5 गोल किया था। पेले के पिता की नाम था डोंडिनो नासिमिंटो। और इसके साथ साथ ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी पेले को सदी का एथलीट कहा है। तो ये थी महान पेले की कहानी। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमें ये मूवी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी में अपने सपने के प्रति, अपने काम के प्रति कोई इंसल्ट करे तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। हमें खुद पर आत्मविश्वास रखना है, हमें डबल माइंडेड नहीं होना है। तो ध्यान रखिए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं और एक